अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्टेट ड्राइव। आज लोकल हीरो सीरीज का एक और पार्ट, जिसके अंदर हमने जो मेहमान बुलाए हैं वो हारिस चीमा साहब हैं। स्टार्ट इन्होंने क्रिकेट से किया और उसके बाद एक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं और डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं इनके बिजनेस में भी। तो पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। 3 साल से टाइम निकाल रहे हैं आप और कभी आपका टाइम नहीं बन रहा तो कभी हमसे नहीं बन रहा था, कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। बस कुछ आप लोगों की मसरूफियात थी और कुछ मेरी मसरूफियात थी। बहरहाल आप ज्यादा मसरूफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इतने आप बिजनेस चला रहे हैं और रमजान मुबारक। एक तो खैर मुबारक, आप लोगों को भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन होता है उसमें हम प्रोफाइल जो होती है, मतलब आपका बैकग्राउंड या आपने कहाँ से स्टार्ट किया या अर्ली एज से जो है वो स्टार्ट बेसिकली आपने कहाँ से लिया। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे। क्रिकेट बेसिकली सब ने, जितने हमारा जो ग्रुप है या दोस्त यार, हम लोग मोहल्ले क्रिकेट जिसको आप कहते हैं, सही है, मोहल्ले की क्रिकेट से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो कॉलोनी जो हमारी है वहाँ पे ही हम लोग सारे खेलते थे। एक स्ट्रीट क्रिकेट आप उसको कह लें या मोहल्ले की क्रिकेट कह लें। तो वहां से स्टार्ट लिया था, बस खेल खेल के प्रैक्टिस कर करके वही प्रैक्टिस होती थी, शाम को खेलना और घर से जो है ना वो डांट खानी, उसको यही प्रैक्टिस थी हमारी। तो ऐसे स्टार्ट किया और इसी तरह से सफर इस क्रिकेट का शुरू हुआ। इसके साथ हमें इश्क हुआ फिर और अब तक है। अच्छा, आप स्कूल लेवल से ही, क्योंकि एक जो है वो जिस तरह स्कूल लेवल में होता है, ये फेडरल हो गया या कौन सी इसकी क्रिकेट बोर्ड होती है, क्या होती है? हमारा जो था ना जी बैच स्कूल का, उसमें मैं फर्स्ट बंदा था जो ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड के लिए सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, 2008 उस टाइम आप कौन सी क्लास में थे? मैं शायद था 9th या 10th की गालबन बात है, मुझे याद नहीं, लेकिन ईयर मुझे इसलिए याद है कि उसका सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, सही डेट लिखा हुआ है। तो 2008 में मैं पहला बंदा था जिसने फेडरल बोर्ड में अपने पहले स्कूल को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ऑल पाकिस्तान में मैंने इंटर बोर्ड यानी फेडरल बोर्ड को रिप्रेजेंट किया था, जो सरगोदा में हमारा इवेंट हुआ था, उसमें मैं फेडरल बोर्ड की टीम का हिस्सा था। सही हो गया। तो ये मेरा एक स्टार्ट था जिससे मुझे थोड़ी सी आप कहते हैं कि एक पुश मिला। उसके बाद 2008 में ही लेटर उसी साल थोड़ा एंड के मंथ में मोबलिंग हंट फॉर हीरोज, शायद आप लोगों को याद है या नहीं याद है, स्कीम आई थी। बहुत छोटे थे। ये वसीम अकरम लोग याद है, नवीद को याद। तो उसके मैंने ट्रायल दिए थे, उसमें बड़ा लाइक किया था। उस टाइम मैं खैर फास्ट बॉलिंग भी साथ से करता था, बैटिंग का मुझे इतना कोई वो नहीं था। अच्छा, आपने स्टार्ट बॉलिंग से किया था? बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर थे। नवीद को जरा ज्यादा पता है क्योंकि ये मुझे काफी टाइम से जो है ना क्रिकेट मतलब हम लोग इनको देखते थे, ये मुझसे सीनियर था। तो मैं वो फिर 2008 में ही लेटर उसमें हंट फॉर हीरोज में सेलेक्ट हुआ। तो बेसिकली वो मेरा एक स्टार्ट था जिससे मुझे लगा कि यार मैं अब क्रिकेट अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए इसमें। सही, मतलब आपने स्कूल लेवल से ही स्टार्ट करके आपने वहां से मतलब बोर्ड के उसमें क्रिकेट खेली। पढ़ाई में तो आप माशाल्लाह होंगे। पढ़ाई में बहुत आगे थे। सब बस ये क्रिकेट और पढ़ाई बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में तो हमें टीचर्स कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं आगे। मैंने कहा मैंने पढ़ा हुआ, मैं रिवीजन कर रहे हैं। सही तो मतलब आपको घर से सॉरी, असल में जो क्रिकेट का और पढ़ाई का जो ताल्लुक है ना, वो आज के दौर में तो हम ये कहते हैं कि अब जो क्रिकेटर्स आ भी रहे हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, वो पहले पढ़ते हैं फिर क्रिकेट को भी साथ फॉलो करते हैं। लेकिन जो पुराना दौर था, जैसे कि आप मतलब वसीम अकरम के दौर से स्टार्ट कर लें, हम जिसको क्रिकेट देखते आए हैं जिन लोगों से, और हमारा दौर भी इवन, तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं था पढ़ाई के साथ, सिर्फ क्रिकेट के साथ था। इवन हम लोग उस लेवल पे अच्छी नहीं खेल सके, लेकिन फिर भी बात करने का मकसद ये कि पढ़ाई और क्रिकेट दोनों हमारी साइड से अलग अलग चीज थी। शौक क्रिकेट का ज्यादा था, पढ़ाई की तरफ रुझान कम था। आपने तो बिल्कुल ही साइड पे रखा था ना, बिल्कुल पढ़ाई। आप किसी भी क्रिकेटर, किसी कामयाब क्रिकेटर में आपको ना मेरा ख्याल है 90% ऐसे बंदे मिलेंगे जो पढ़ाई से जिनका ताल्लुक नहीं होगा। या आपको फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो अगर आपको कोई अच्छे पोस्ट पे या अच्छे ओहदों पे लोग बैठे हुए मिलेंगे, उसमें कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं मिलेगा जो आपको अच्छे लेवल पे खेला हो, कोई ओलंपियन या कोई इस तरह का बंदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये एक टाइम तक आप इसको साथ लेके चल सकते हो, लेकिन जब इसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाती है ना, फिर आपको एक चीज चूज करनी है। अच्छा, इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है आप नहीं चूज कर सकते क्योंकि क्रिकेट टाइम मांगती है। और अब जितनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ग्राउंड को टाइम देना पड़ता है, तो पढ़ाई के साथ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन। वो आप अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो आपको किसी एक में फेलियर होगा, ये कंफर्म, क्योंकि आपका माइंड, आपकी बॉडी, हर चीज आपको क्रिकेट के साथ अलाइन करनी पड़ती है। सही है। तो आपने अर्ली एज से ही ये तहिया कर लिया था कि मैंने क्रिकेट ही खेलनी है। हाँ जी, ठीक है।
और घर और स्कूल दोनों से आपको सपोर्ट, स्कूल से तो आपको काफी अच्छी सपोर्ट मिली है? स्कूल का मैं आज भी कभी जैसे आपसे जिक्र हो गया, कभी और भी कहीं टीचर से भी कांटेक्ट रहता है, तो जब भी जिक्र होता है ना, एक टीचर का नाम मैं लाजमी लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ कोऑपरेट या ताउन किया ना, वो बियॉन्ड द लिमिट्स था, आप कह सकते हैं। यानी स्कूल की रिस्ट्रिक्शन से वो इस तरह था कि मैं नाम लेता हूँ मिसेस हुरी मुनीर, शायद आप लोग जानते हैं। जी जी जी, बड़ी काबिल टीचर थी वो, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फीमेल टीचर ने आपको सपोर्ट किया है? फीमेल प्रिंसिपल थी, वो हेडमिस्ट्रेस थी शायद हमारे स्कूल की। उसके बाद प्रिंसिपल ही बन गई थी, बट शी वाज अ प्योर सोल, इसमें नो डाउट। क्योंकि हम सारी जिंदगी स्कूल 12-14 साल स्कूल में गुजारा है, तो हमने काफी प्रिंसिपल्स भी देखे हैं और हेडमिस्ट्रेस भी देखी हैं। तो मुझे जो सबसे काबिल लगी वो अपने हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी, मुझे लगता है होगी, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे लिए, जब उनको पता चला ना कि इस बच्चे का माइंड भी क्रिकेट वाला है और ये खेलता भी अच्छा है, और ये उनके लिए, क्योंकि ये स्कूल की आपका ना बड़ा शायद उस टाइम प्लस पॉइंट्स मिलते थे या क्या था स्कूल का, बोर्ड में जब आपका बच्चा बोर्ड के अंदर जाता है ना, ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंट, तो बड़ा स्कूल का भी नाम वो बनता है। तो उनको डेफिनेटली फोन्स वगैरह आए होंगे लोगों के बोर्ड से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये तो अब पेपर्स भी, सेंडअप्स वाला भी बड़ा सख्त क्राइटेरिया था उस टाइम, स्पोर्ट्समैन का भी कोटा कोई नहीं था यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए टीचर्स को बाउंड करके छुट्टी के बाद क्लासेस कंडक्ट करवाई कि ये बच्चा ये पूरा महीना, क्योंकि महीने का कैंप था, जाएगा, इसके लिए एक सरकारी गाड़ी जाएगी, वापस लाएगी। जब वापस आएगी तो टीचर्स ने छुट्टी नहीं करनी। जो 4 टीचर्स थी मेरी, वो 4 टीचर्स छुट्टी के बाद इसको पढ़ाएंगी। अब आप इमेजिन करें, वाकई क्लास में मैं अकेला बैठा हूँ और टीचर पढ़ा रही है। मतलब ये लिमिट से फिर निकल गया ना, पर स्कूल की सारी, ये तो मेरा नहीं ख्याल ना उससे पहले कभी ऐसा हुआ ना, मेरे ख्याल में शायद उसके बाद भी ना हो। नहीं, उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं आया ना असल में स्कूल का। शायद मैं तो ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन ये है कि जो किसी की अच्छाइयाँ वो जरूर याद करनी चाहिए, और खासकर ऐसे मौकों पे जब जिक्र हो रहा हो ना, तो फिर वो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे जब आपको जो पुश मिलता है, वो जाहिर सी बात है। अच्छा, उसके बाद आप बोर्ड में खेले, और वहां से आपके आगे जो अंडर 19 तक आपकी जर्नी रही है, वो उसके बाद से किस तरह फिर आपने? उसके बाद ना 2008-9 में मैं ये ट्रायल डिफरेंट देता रहा, कहीं पे सेलेक्ट होते रहे, कहीं पे नहीं होते रहे, लेकिन वो इतना प्रॉपर सिस्टम उस वक्त तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था पाकिस्तान के अंदर ट्रायल्स का, या कोई इस तरह का डेवलपमेंट का, प्लेयर डेवलपमेंट का कोई प्रॉपरली सिस्टम नहीं था। तो बस मैं ये वो हंट फॉर हीरोज का देख के कैम शैम करके हम वापस आ गए। कोई उन्होंने उसके बाद कॉल चल, जो लड़के हम सेलेक्ट हुए थे उसके बाद कोई खास रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आया। तो मैं फिर तकरीबन 2 साल तक, यानी 9-10, वो वहां पे ही मैं प्रैक्टिस, जहाँ पे हम रहते थे, वहीं जहाँ स्कूल था आपका और जिस कैंट में आप रह रहे थे, तो बस सही है, वहीं पे बस खेलते रहे। 2011 में फिर मैंने जो है ना वो पीसीबी के अंदर अंडर 19 का टूर्नामेंट का मुझे पता चला। उस टाइम उम्र भी मेरी उस टाइम शायद 17-18 साल ही थी, मुझे सही से याद भी नहीं है। तो वो हमने वहाँ पे मैंने ट्रायल दिए, मैं सिलेक्ट हुआ उसमें। फिर लगातार मैंने वो 3 साल जो है वो अंडर 19 खेला। अच्छा, हाँ जी, फैसलाबाद रीजन बनता था, बखर की तरफ से मैं खेलता था, तो वो पीसीबी के इवेंट थे। उसमें एक मैच में मैंने बड़ा अच्छा, फैसलाबाद रीजन की बहुत बड़ी टीम होती थी, फ़हीम अशरफ वगैरह मेरे इनके साथ उसी टूर्नामेंट के दौरान गपशप। एहसान आदिल बड़ा अच्छा लड़का था उस मैच का। अच्छा, ये उस वक्त के बैच के लड़के हैं ये मेरे, हम लोग इकट्ठे एकेडमी कैंप, हम मतलब सारे इकट्ठे होते थे टूर्नामेंट के अंदर। तो फैसलाबाद की बड़ी तगड़ी साइड होती थी, फ़हीम जो है ये होता था कसूर की साइड में, एहसान आदिल जो है वो झंग की साइड में होता था। मतलब ये हर टीम में जो है ना लड़के तगड़े होते थे। तो मैंने मुझे याद है हमारा मैच था फैसलाबाद के साथ, और फैसलाबाद की बहुत बड़ी साइड होती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिटी है, और वहाँ पे सारे माशाल्लाह उस बैच के लड़के पाकिस्तान खेले या फर्स्ट क्लास मोस्टली लोग खेले। उनके खिलाफ एक मैंने मैच बचाया था, वो बारिश हो गई थी, 2 डे मैचेस थे। तो वो मैं शॉर्ट उसको ये बताऊंगा कि हमने कोई ना मैच, उन्होंने आउट करने थे हमारे आखिरी सेशन में, और हमने जो है ना वो मतलब आउट नहीं होना था, विकेट स्टे करना था। तो टाइम बारिश, सुबह बारिश हो गई, बारिश कहीं जुमे के टाइम जाके जो है ना वो बारिश खत्म हुई, तो उन्होंने मैच शुरू करवा दिया। अब हमारे पहले 3 ओवर में 5 आउट हो गए। अच्छा, पहले 3 ओवर में 5, और मैं उस टाइम खेल रहा था 2 डाउन नंबर पे, या 1 डाउन, शायद 1 डाउन। तो मैंने वो 42 नॉट आउट किया था, और हम 8 आउट थे, मैं नॉट आउट था, हम मैच बचाए थे। अच्छा, वो एक बड़ा अचीवमेंट। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर अच्छी बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हो ना, और अच्छी बॉलिंग के खिलाफ आप इस तरह की इनिंग्स खेलो, तो वो बड़ी सेटिस्फाई करती है। तो स्टार्ट आपने बॉलिंग से लिया, बॉल एज अ बॉलर, लेकिन साथ आपने, लेकिन मैंने जब ये जो 9 और 10 का था ना एरा, इसमें मैंने साथ बैटिंग शुरू कर दी।
तो मैं जब ट्रायल्स देने गया 19 के, तो मैं एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हो गया। तो वो फिर उधर बॉलिंग, अब मजे की बात ये कि हालांकि मैं उनको कहता था कि मैं बॉलिंग भी करूँ, लेकिन उधर आपको वो चांस मिलता ही नहीं है। या आप किसी भी अच्छे इवेंट में जाएंगे ना, या तो आप जान पहचान वाले हो, मतलब जान पहचान इन सेंस में कि आप सिलेक्टर्स की नजरों से गुजरे हो, फिर आपको वो ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। सही है। वरना आपको बैट्समैन या बॉलर ही नहीं। यहाँ पर मेरा कभी ना हर सवाल है कि ये चले अब आने वाले जो यंग बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अंडर 19 के अंदर एक सिलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है सारा, कि आप मिसाल के तौर पे आपको ये पता लगा जी वहां पर एक अंडर 19 के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो आपके पास कोई पर्ची थी, आपका कोई जानने वाला था, आपको कोई बताने वाला था? क्योंकि जो नए लड़के हैं अब उनको कैसे पता लगेगा? चलो एक किसी को ये पता भी चल गया जी वहां अंडर 19 ट्रायल्स है, तो वो क्या खुद ब खुद बैग उठाए और चला जाए, या उसको किसी बंदे की पर्ची लिख के दी जाए, वो वहां जाके पर्ची दिखाएगा जी ये मुझे बंदे ने भेजा है, आप मेरे से ट्रायल ले लें या आप मुझसे बॉलिंग करवा लें, ये कर लें? मतलब होता क्या है और किस हद तक, मतलब क्योंकि आप इस फेज से गुजरे हैं, तो किस हद तक ये बात सही है कि फेयर ट्रायल हो रहे होते हैं? मतलब कोई कहानी है इसके अंदर, कोई गेम है क्या, बाकी कोई पर्ची सिस्टम भी चलता है, या ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी लक है, आपकी परफॉर्मेंस है और आप सिलेक्ट हो? असल में जो मेरा टाइम था ना, जिस टाइम मैं खेला था, वो अभी एक तो टाइम बड़ा पुराना हो चुका है। मैं खेला हूँ 2011 में मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम की कंडीशंस और जो करंट है, क्योंकि मैं करंट भी सिस्टम में रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, या आगे पीछे बच्चों के साथ एकेडमी है हमारी, तो उसमें मुझे अब के सिस्टम की और हमारे टाइम के सिस्टम में ना थोड़े से चेंजेस हैं। अब आपका टोटल अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है तो वो बेस्ड करेगी आपके क्लब की रेपुटेशन पे। आप मिसाल के तौर पे अगर आप बैठे हुए हैं पिंडी के अंदर, सही है, तो पिंडी के अंदर आपका वेल रेप्यूटेड क्लब होना चाहिए जिसमें आप परफॉर्मर होने चाहिए। सही है। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे आप लाहौर में हैं या आप मुल्तान में हैं, तो मुल्तान के अंदर जो क्लब क्रिकेट होगी ना, जो अच्छा लड़का होगा वो नजर में आ जाएगा सिलेक्टर। मतलब किसी अच्छे क्लब से खेल रहे हैं और फिर परफॉर्म भी कर रहे हैं। अभी जो बेस है ना, अभी जो बेस वो आपके क्लब के ऊपर है मेरे ख्याल के मुताबिक। यहाँ अगर आपने इनिशियली स्टार्ट करना है तो आपने किसी अच्छे क्लब को पिक करना है, उसमें जाना है, वहां परफॉर्मेंसेस देनी है, फिर डेफिनेटली कोच आपके लिए बात करेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोच खुद ही आपके लिए बात करेगा कि जी उसका लड़का है, अच्छा खेलता है, इससे उसके क्लब का भी नाम बनता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अब जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो रीजन होता है या जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उन्होंने वोट लेने होते हैं, तो वो वोट देने होते हैं क्लब्स वालों ने। अब क्लब का जब अच्छा लड़का वो खिलाएंगे तो उनको उधर से भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है कि हमारा हमने इनका लड़का खिलाया तो हम कल को इनसे वोट लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मकसद ये है कि कहने का कि जी आपके पास अच्छा क्लब होना बहुत जरूरी है, और उस क्लब के अंदर फिर खेलते हुए आपकी परफॉर्मेंसेस भी होनी चाहिए, ताकि आपका कोच या जो भी आपका हेड है वो आपके लिए बात आगे कर सके। अभी मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, पहले जो सिस्टम था ना हमारे कल्चर के अंदर, पर्ची सिस्टम चलता था। परफॉर्मेंस है या नहीं है वो साइड पे थी चीजें, अगर आपकी सपोर्ट है, आपकी पुश है, आपकी बैक है, आप आ जाते थे। अब जो करंटली सिस्टम चल रहा है ना, करंटली सिस्टम के अंदर आपकी पहले परफॉर्मेंस है, फिर आपकी सिफारिश या आपकी फिर रेफरेंस मानी जाएगी। सबसे पहले आपने परफॉर्म करना है, परफॉर्म करके आप दिखाओगे तो फिर आपका कोई बंदा बात करेगा। आजकल आपकी कोई भी बात नहीं करेगा अगर आप परफॉर्मर नहीं। सही हो गया। सही, मतलब जो भी यंग खेलना चाहते हैं या जो ऊपर के ख्वाब देख रहे हैं, देखने भी चाहिए। पाकिस्तान से कौन नहीं खेलना चाहता, तो वो एक फेयर रोड मैप है उसका कि आप सबसे पहले तो खुद परफॉर्म करें और नजरों में आप आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये कहने का ये है कि जी लड़का, क्योंकि आजकल का जो दौर मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर लड़के बड़े अच्छे अच्छे भी हैं, क्लब्स में भी खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्लब्स नहीं जा सकते, लेकिन नजर आता है, हम लोगों को खुद को पता है, बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, लेकिन उनको आगे कोई भेजने वाला नहीं है, तो वो फिर इसका मतलब है कि उनको फिर कोई पुश नहीं करेगा, उनको वो बात नहीं करेगा, वो क्रिकेट वहीं खेलते खेलते उनका वो जाया हो जाना एक सिस्टम सारा टाइम पीरियड। लेकिन ये है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि जी आपको ये लगता है कि जो आप वाला दौर था वो सिलेक्शन के हवाले से बेहतर था या अब ज्यादा बेहतर है? मेरे ख्याल में उस टाइम शायद इतना कंपटीशन आप कह सकते हैं नहीं था, या लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे जितने अब इन्वॉल्व हैं। अब आपका बच्चा क्रिकेट के अंदर है, आपकी क्रिकेट की बहुत ज्यादा हाइप है, आप जो है ना गली गली में आपको टैलेंट नजर आएगा। उस टाइम अगर टैलेंट था भी ना तो वो उसको या फैमिली की तरफ से या उसको नजर कुछ नहीं आता। अब आपके बोर्ड ने और आपके मीडिया ने ये किताब खोल के रख दी है कि भाई इसमें पैसा भी है, इसमें फेम भी है, इसमें शादियां भी 3-3 4-4 है। तो वो आपका जो है ना वो हर बच्चा कहता है भाई ये तो असल लाइफ ही है। असल लाइफ ही है, नहीं इसमें कोई शक नहीं है।
मतलब मीडिया ने इसको बहुत हाइप दे दी है और सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा बहुत इन्वॉल्व कर दिए। बिल्कुल। तो एक गरीब बच्चा, मैं आज से बहुत अर्सा पहले एक मतलब बात मुझे याद आ गई, मोहम्मद यूसुफ जो हमारे एक्स क्रिकेटर है बड़ा जबरदस्त किस्म, वो ये कहता है जब आप किसी सुपरस्टार से परफॉर्मेंस चाहते हैं फिर उसका घर का किचन ऐसे चलना चाहिए कि उसको उसकी टेंशन ही ना हो, फिर वो आपको ग्राउंड में परफॉर्म करके भी देगा। अब आप एक बच्चा है वो क्रिकेट खेलना भी चाहता है लेकिन उसके सर पे जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, तो वो कैसे कहेगा कि मैं एक ग्राउंड के अंदर परफॉर्म कर दूं, हालांकि उसका बनेगा माइंड नहीं बनेगा, टेंशन से वो क्या करेगा। अच्छा, उधर आपकी अंडर 19 में परफॉर्मेंसेस हो गई रीजन लेवल तक? हाँ, रीजन लेवल तक। तो उसके बाद मतलब पाकिस्तान अंडर 19 तक का उसके बाद से कैसे आपने? उसके बाद नहीं, मैं पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेला। आप सिलेक्शन तक रीजन तक हम गए हैं, अच्छा, कैंप शैम हमने किए हैं, रीजन तक हम क्रिकेट खेलते रहे हैं। उसके बाद 3 साल में लगातार खेला, 3 साल में लगातार खेल के, और अनफॉर्चुनेटली अब मैं बात इसलिए नहीं ज्यादा वो करना चाहता क्योंकि मेरे सारे ये जो दोस्त यार हैं, क्योंकि ये आपका वो जाएगा मीडिया पे तो वो सारे रीजन के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था ना जी, उससे मेरे होते हुए आज तक 10 साल कोई लड़का नहीं खेला। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और बड़ी ही मतलब अलमिया है। 10 सालों में सिर्फ वाहिद आप थे जो अपने उसे नहीं या कोई खेला ही नहीं आज तक, किसी को उन्होंने रिकमेंड ही नहीं किया अगली क्रिकेट के लिए। बड़े अच्छे मैं तो ऐसे ही, मेरे से भी बहुत अच्छा टैलेंट था वहां पे। वसीम लड़का है प्योर, आप उसको कहते हैं। मैं जब 19 था तो उसने भी सीनियर था, वो अब भी वो खेलता है। वो बड़ा अच्छा टैलेंट था। एक जफर लड़का था, बहुत अच्छा बैट्समैन था, साथ लेग ब्रेक बॉलर था। इसके अलावा और लड़के थे, लेकिन नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी बंदे को रकम। बाकी आप कसूर जंग जैसा डिस्ट्रिक्ट जो बखर और बखर जंग से मैच आराम से जीतता था, कसूर से आराम से जीतता था बखर मैच, लेकिन उनके लड़के खेलते थे, बखर का लड़का कोई नहीं खेलता। तो इसका मतलब फिर नहीं थी सपोर्ट ना कि या तो बस अब ये मैनेजमेंट जानती है। तो आप रीजन चेंज कर लेते? ऐसे नहीं चेंज होता रीजन। आपका आपकी रेजिडेंसी के ऊपर चेंज होता है, डोमिसाइल। मिसाल के तौर पे मेरे 2 एड्रेस थे, या मैं पिंडी से खेल सकता था या मैं बखर से खेल सकता था। एड्रेस करेक्ट। तो वो यहाँ से तो बहुत मुश्किल था, पिंडी से तो बहुत नामुमकिन बात है। यहाँ तो हमें ट्रायल में भी कोई ना कुछ नहीं देता, सीधी सी बात जलालत। तो उधर थोड़ा सा ये था कि उधर जरा फटीकें कम थी, बहुत को एक्स्ट्रा लड़के कुछ बहुत अच्छे थे हमारे साथ जो लड़के, लेकिन सिलेक्टिव लड़के थे ना। हाँ, सिलेक्ट। इधर आपका ये है कि इधर आपकी अगर 16 का स्ट्रेंथ है ना, 16 की ये टीम बनी हुई है, तो आपको समझ नहीं आएगी किसको बिठाएं और किसको बिठाएं। पिंडी या लाहौर या बड़े छोटे रीजन में आपको चांस मिल जाता है वहां पे। तो वो बस यही है कि वहां पे लड़का कोई नहीं खेलता अभी तक। ये स्टिल अभी एक लड़का है नबील, उसने डबल 100 भी किया है फैसलाबाद और सरगोदा बड़ी साइड्स के खिलाफ। रहमान असलम लड़का है, उसने डबल 100 किया हुआ फैसलाबाद में। आप ये देखेंगे सारे होते हैं जितने आपके प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, बिल्कुल। तो इन लोगों के खिलाफ रन्स करना डबल 100 बहुत बड़े टेम्परामेंट की बात है, वो टैलेंट है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हुआ जब मुझे, हालांकि मैं 100% श्योर था कि रमीज राजा का दौर है, ये सिस्टम ये वाला था जो पंजाब नॉर्दर्न, इसने इस तरह तो हमारे बखर के 2 लड़के तो लाजमी खेलेंगे, दोनों ने डबल 100 किए हुए थे। लेकिन मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि फिर नहीं खेला कोई लड़का। पता नहीं उनको बखर के लड़कों से कोई मसला है या क्या है। नहीं, मुझे लगता है कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि जैसे कि लाहौर, पिंडी और इस तरह के ये जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं, इनके अंदर जो कोचेज हैं, जैसे अब पिंडी के अंदर सभी अजहर का बहुत बड़ा नाम है, तो उसकी बात सुनी जाती है, उसकी मानी जाती है, उसका अप्रोच है, पावर है, वो किसी को बिठा दे, किसी को खिलवा दे। अब लाहौर के अंदर वो शेख साहब हैं कोई, वो मतलब उनकी अप्रोच है। तो बखर के अंदर यहां तक भी लाने के लिए कोई ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए पीछे कि यार जो कहे यार मैं इनके लिए फाइट करता हूँ। मैं इस जो छोटे सिटीज है ना जी, वो चाहे पिंडी के इलाक शुदा है, मिसाल के तौर पर चकवाल, उधर का कोई बंदा नहीं है, लेकिन चकवाल के लड़के खेलते हैं। उसमें आपका जिस तरह आपने नाम लिया सभी अजहर का, उसको एक एक लड़के का पता है। इसी तरह फैसलाबाद रीजन में भी तनवीर शौकत साहब हैं, बड़े सीनियर और बड़े पुराने और बड़े समझ बूझ वाले बंदे हैं। उनके इल्म में है सारे कौन उनकी फिंगर टिप्स पे है, उन्हीं के हाथों के लड़के हैं ये सारे। मुझे भी उन्होंने ही खिलाया सीनियर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने सेलेक्ट किया वो मुझे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खिलाया था उन्होंने सेलेक्ट किया। तो मतलब उनकी फिंगर टिप्स पे है सारे। लेकिन फिर भी समझ से ये बात है कि सबको चांस देते हैं। अभी पाकिस्तान कप के अंदर उन्होंने हर बंदे को चांस दिया है। अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट हुआ है हर बंदे को उन्होंने चांस दिया, लेकिन बखर का कोई लड़का नहीं खेला। मैं फिर हैरान हूँ इस बात पे। खैर, उसके बाद आप कुछ कहने लगे? नहीं, आप पूछें। हाँ, अच्छा, आपने जो 3 साल खेली है क्रिकेट, तो नहीं आपका आगे नहीं चांस बना, तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? मैं फिर खेलता रहा, फिर मैंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला, 1 साल परफॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा साल खेला,
उधर आपको सच्ची बात है हर बंदा 100 होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा। 100 नहीं था मेरा कोई भी वहाँ। आपने अगर उस लेवल की क्रिकेट खेलनी है, आपने सेंचुरी करनी है, 100 कर 50 60 40 45 को मानते ही नहीं है। अच्छा, आप मतलब कि ट्रायल वो होते हैं ना जी, हाँ रीजन के या फर्स्ट क्लास के जब ट्रायल होते थे उस टाइम, तो जो 100 वाले लड़के होते थे ना, जिनके 100 थे, उनको कोच देखता ही डिफरेंट नजर से था। 100 उनको खड़े ही अलग करते होंगे। हाँ, वो पहचाने हुए थे लड़के उनके पहचान। हालांकि जो मैंने इनिंग्स खेली थी पूरा फैसलाबाद कहता था, मैं 19 की बात बता रहा हूँ। मुझे आज भी याद है वो उनका जो कोच थे और स्टेडियम के इंचार्ज थे, मेरे नवीद नजीर साहब, वो फैसलाबाद अभी भी इंचार्ज हैं फैसलाबाद से। तो अब तो शायद उनको याद हो ना, वो मुझे नहीं पता, मेरे साथ फेसबुक पे भी ऐड है। तो वो अपनी टीम को कहते ये युवाना किदां दा कित्थों आ गया अपनी पंजाबी यूसुफ याना नहीं ताड़े को आउट होने दिया अपने लड़कों को फास्ट बॉलर को, जैसी वाटर ब्रेक होती थी तो वो कोच भी आ जाता था, तो ये यूसुफ याना ताड़े को नहीं आउट होने दिया। तो वो अच्छा, बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी, क्योंकि फैसलाबाद सरगोदा इनका जब मैच होता है ना, या पिंडी या बड़े, तो सारी, क्योंकि काबीना आपकी इधर की होती है, सदर आपका फैसलाबाद का होता है, सारी आपका जो मतलब देखने वाले लोग और सबकी तो नजरें होती हैं, पूरे रीजन के अंदर बात जाती है कि जी इसने परफॉर्म किया है, इसने ऐसे हुआ, तो वो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि जी इस लड़के ने मैच बचाया है, 8 आउट हो गए, शांत ये नहीं खेला है। मतलब उस दौर उस हिसाब से बड़ी अच्छी इनिंग थी कि आपने मैच बचा लिया। हाँ, मतलब मैच बचाने वाली इनिंग अच्छी होती है। आपके शायद 10 पॉइंट्स होते थे, 10 के 10 पॉइंट जा रहे थे। जी हाँ, तो हमने वो उसको ड्रॉ कर दिया, मैच को लीड के वो ले गए थे पॉइंट, लेकिन ये कि हमने फिर भी 8 पॉइंट नहीं दिए, 8 पॉइंट नहीं दिए, बिल्कुल ऐसे। तो आपके उसमें कि मतलब 100 मैटर करता है, वो परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं, जिसमें 100 तो लाजमी है। आपकी सेंचुरीज आपकी होनी चाहिए, 2 3 आपके 5 मैच है तो 2 तो 3 इम्पैक्ट डालने के लिए आपकी सेंचुरीज होनी चाहिए। 2 साल में खेला, उसके बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट में खेला, फैसलाबाद रीजन के अंदर ही खेला, ठीक थी परफॉर्मेंसेस, लेकिन 50 डजंट मैटर। मैं फिर बता रहा हूँ 100 नहीं था मेरा कोई। वहां पे आपके 100 मैटर करते हैं, और वो है असल एक्चुअल क्रिकेट। आपका टेम्परामेंट, आपका टेस्ट एक्चुअल उस क्रिकेट में, वो 4 डे क्रिकेट हो रही होती है या 3 डे क्रिकेट है शायद सीनियर डिस्ट्रिक्ट की, और जून जुलाई की गर्मी, और आपने जब 80 ओवर 90 ओवर फील्डिंग करनी है, आपको पता होना है। और झंग के ग्राउंड चनाब का मुझे आज भी याद है, हमें एसी में भी पसीने आते थे। मुझे याद आ गई वो आपकी बात की 4 दिन की, उससे वो हमारा यासर भी खेला था। इनका तो ड्रिपे लगी थी। तो उसके वो तो यासर के बाद में उसने ये तो टी ब्रेक हुई है, वो जो बीच में थोड़ा सा टाइम होता है तो उसमें कहीं इसकी आंख लग गई और सो गया, टीम अंदर आ गई, वो यासर ढूंढ रहे यासर मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक्चुअल अगर किसी बंदे ने क्रिकेट खेलनी है ना, जो चाहता है, तो वो अपनी क्रिकेट अपने आप को मेंटली वाइट बॉल से ना तैयार। ये मेरा जो थोड़ा सा मैं क्रिकेट खेला हूं या मेरा एक्सपीरियंस है उसके बाद, अगर किसी ने क्रिकेटर बनना है ना तो वो रेड बॉल से बनना है। अगर उसने लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलनी है तो वो रेड बॉल से। मतलब ये हारिस की वही बात आ गई जो हम पिछले कुछ पॉडकास्ट में कर भी रहे थे कि जो शख्स 3 डे 4 डे क्रिकेट खेलेगा वही क्रिकेटर बनेगा सही प्रॉपर। मतलब वो जो बैट्समैन है वो बैट्समैन वो बनेगा। अभी देखिए सीधी सीधी हमारे पास मिसाल है हारिस रऊफ की, उसने कहा जी मैं टेस्ट मैच नहीं खेलता, क्यों, मैंने कभी 4 डे क्रिकेट नहीं खेली। वो कैसे आपको बॉलिंग करके देगा 10-10 ओवर गैप के साथ। असल में हमारे मुझे ये जो हमारा बोर्ड है ना, हमारे बोर्ड के अंदर पता नहीं क्राइटेरिया इस तरह का है। आप मुझे पिछले 5 साल में बता दें कितने रेड बॉल में डेब्यू है? 2 4 5 हाँ नहीं सारे है। आपके डेब्यू व्हाइट बॉल में हो रहे हैं। व्हाइट बॉल सर ये पीएसएल डेब्यू करा रहा है, बस सीधा सीधा खा रहा है। आप इसी के आप ऑपोजिट जगह उधर देखें, आप इंडिया में आईपीएल में जितने व्हाइट बॉल से आ रहे हैं उनके 100 फर्स्ट क्लास के मैच हैं। जी जी, रणजी ट्रॉफियां खेल के रगड़े हुए। अभी भी आप उनके कोई चैनल लगाएं तो उसमें इनकी ट्रॉफियां लगी होती हैं, रेड बॉल चल रही है और सारे खेलते हैं। रविंद्रा जडेजा ये सब अभी भी अपने जोन की जो इनकी जो क्रिकेट खेल रहे हैं सर। वो उनका हमारे पास क्या है, उनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। मतलब इसकी वजह भी है। देखें आपको रेड बॉल से बंदे ना निकलने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आपको उस रेड बॉल के अंदर तो आप पैसा दे ही नहीं रहे। वहां पर तो वो हमने भी सारा उधर है। सौरव गंगुली से मैंने लास्ट किसी पॉडकास्ट में भी बताया था कि सौरव गंगुली से हमारे किसी बंदे ने ये पूछा कि आप ये बताएं कि आप आईपीएल से खेल के आप लोगों ने तो वर्ल्ड कप के पास पहुंच जाते हैं, वर्ल्ड कप जीतना शुरू कर देते हैं, तो आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ। उसने कहा आईपीएल का हाथ नहीं है। वो कहता आईपीएल का हाथ नहीं, कहता है हमारा क्रिकेटिंग जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारा लड़का एक सीजन खेल के जब हटता है ना तो उसके अपना जाती घर और जाती गाड़ी होती है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के। तो आप लोगों की डोमेस्टिक क्रिकेट कैसी है, आप पहले इस पे बात करें ना। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट तो बिल्कुल जीरो है। हमारे पास लड़का जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आता है वो फिर आगे स्पाइक्स मांगता है किसी से, टूर्नामेंट आ रहा है मैंने जूते लेने। जी ये हालत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको तो ये बहुत बेहतर पता होगा क्योंकि आपका तो बहुत से क्रिकेटर्स के साथ ताल्लुक है इस तरह का, कौन बैट मांग रहा होता है, कौन शूज मांग रहा होता है, कि ये हालात है हमारे लड़कियों के।
ठीक है, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर है, तो वो क्यों ना भाईजान, गो के वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसका रेवेन्यू बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमारा जितना मुल्क है, आप पैसे नहीं दोगे किसी गरीब बच्चे को तो वो क्या परफॉर्म करेगा। शूज आज के दौर में कोई गरीब आदमी खरीद सकता है? आप उस प्राइस खरीद सकते हैं? 50-60,000 70,000 रुपए के शूज हैं, कौन खरीद सकता है आज? हाँ, यही अगर 6-7-8 लाख रुपए आप उसको मैच का दे रहे होंगे या किसी एक सीजन का दे रहे होंगे तो वो करेगा ना कुछ फिर उसको तो ये मसाइल तो है। हमारा व्हाइट बॉल से फिर PSL को बच्चे देखते हैं, ऐसे शॉर्टकट है जी, T20 खेलते हैं, 2-4 मैच खेलेंगे, अब परफॉर्म नहीं होगा, फिर ड्रॉप होंगे, फिर समझ नहीं आएगी किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, फिर पुराने आ जाएंगे, तो ये खिचड़ी मची रहेगी जब तक आप एक लड़के को प्रॉपरली रेड बॉल से तैयार करके कोई उसके 50-55 चले 25-30 मैच तो होने चाहिए, मस्ट होने चाहिए। फिर आप सर आजकल हमारे लड़कों के पास कलर, पाकिस्तान कलर खेलना तो वो एम रहा ही नहीं है ना, वो तो कहते हम नहीं खेलना, वो सिंपल एक फर्स्ट क्लास खेलते हैं, नाम बने किसी अच्छे पाकिस्तान PSL में जाएं, वहां पे नाम बने, उसके बाद लीग्स खेलें ऐसे ही बस। क्यों? लीगें पैसा देती हैं खुला, पाकिस्तान से ज्यादा पैसा देती हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम? टाइम, शॉर्ट टाइम क्रिकेट है, 6 महीने इधर खेल लिया, 6 उधर खेल लिया, बस आपका अच्छा साल गुजर गया और पैसे कमा लिए, ये साइंस है। तो पारस ये पूछ रहा था, मेरे ख्याल से मैं वहीं से आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ कि मतलब डोमेस्टिक खत्म हो गई, खेली क्रिकेट, मेरे ख्याल से उसके बाद फिर सरकारी जॉब लग गई। हाँ जी, फिर मैं बस वो प्रोफेशनली तो शायद शौक तो हमारा उसी तरह लेकिन बस प्रोफेशनली क्योंकि जरा मामलात इसी तरह के थे कि मतलब सेटल भी होना था जी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फैमिली भी सारी मेरे पे डिपेंडेंट, मतलब मैं भाई और कोई नहीं था, तो मैंने कहा चले अब एक पंग हमने भुगता लिया, तो अब किसी और तरह जॉब शॉप करनी चाहिए कोई, बस वो जॉब के दौरान भी खेलता रहा, लेकिन प्रोफेशनली नहीं। वो तो फिर हमें भी पता है, आपको भी पता है, हम क्योंकि इकट्ठे की उससे खेलते रहे हैं, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब जब हम आपस में खेलते भी थे तो आप भी आते थे खेलने के लिए, तो वो वाली क्रिकेट तो हमें अच्छी तरह याद है, जितनी आपने भी खेली हमने भी खेली, लेकिन बीच में फिर आपका एक बहुत बड़ा गैप आया, हालांकि जॉब चल रही थी लेकिन क्रिकेट से बिल्कुल ऑफ और बिल्कुल खत्म। और असल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था बीच में ना, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं जब जॉब के अंदर था ना, मतलब सरकारी जॉब एक कर रहा था, तब भी मैंने जाके ट्रायल्स दिए थे सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, और PCB ने ऑफिशियली लेटर लिखा था सरकार को कि हमें ये बंदा चाहिए, आप इसको स्पेयर करें। अच्छा, ये जॉब के अंदर आफ्टर एक्सीडेंट जब मैंने 2-3 साल का गैप आया, मैंने थोड़ा रिकवर हुआ, ठीक है मेरी। अच्छा, ये एक्सीडेंट के बाद आपने ट्रायल दिया? के बाद मैंने ट्रायल दिया, उनको मैंने बताया था कि मेरी फिटनेस के थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन वो चाहते थे कि ये लड़के खेलें, ठीक है। और मजे की बात ये थी कि तनवीर शौकत साहब भी थे मेरे सिलेक्टर उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बुला के, जब मैंने ट्रायल दिए तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा, उन्होंने कहा भाई तुम पहले किधर थे, तुम 3 साल से गायब हो, रिकॉर्ड वो पूछते हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कहा फिट हो अभी, मैंने कहा जी फिट हूं, मैं खेलूंगा। तो वो फिर बकायदा लेटर आया था इधर इदारे में हमारे, फिर उन्होंने उसको बड़ा बैक किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे लीव दी, महीने 1.5 महीने की लीव। अच्छा, तो मैं जाके वो खेला, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल चीज, ज्वाइंट का मसला था मेरा, नी ज्वाइंट का, तो ज्यादा देर नहीं चल सकते थे। मुझे समझ आ गई थी कि अब आप इस काम में जो है ना, बस आप अपने शौक के लिए, फिटनेस के लिए जरूर खेलो, लेकिन इसको अब आप अगर सोचो कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ वो आप इसको ज़हन से निकाल दो। तो बस वो फिर मेरा लास्ट टूर्नामेंट था 2017 में, और उसके बाद मैं 16 था या 17 था, उसके बाद फिर आपने जब ये चलती रही क्रिकेट, और तो फिर दौरान जॉब ही फिर बिजनेस भी साथ शुरू कर दिया था? हाँ, मैं क्योंकि इस जॉब, जो मेरी जॉब थी उसके लिए मेंटली मैं सेट नहीं था, मतलब वो घरेलू प्रेशर और इस वजह से मैं मेंटली सेट। एक और मैं क्रिकेट के हवाले से बात, जब मैं जॉब में था तो 2014 में मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, UR क्रिकेट एकेडमी। तो मुझे अगर किसी बंदे ने क्रिकेट खिलाई है ना, तो वो फैसल भाई ने खिलाई है या UR की, कोई शक नहीं है, फैसल भाई का बड़ा नाम है इधर, हम भी जानते हैं, पारस भी जानता होगा। उस बंदे का जितना भी शुक्रगुजार हूँ या जितना भी उसका थैंकफुल हूँ वो कम है, क्योंकि मुझे यहाँ वहां में तो जानता ही कोई नहीं था, मैं फैसलाबाद रीजन से खेलता हूँ, यहाँ पे तो मुझे जहाँ बाकी हमारा अपना मोहल्ला, उधर से तो हम निकल नहीं सकते बाहर तो मुझे अगर सपोर्ट भी किया, खिलाई भी क्रिकेट, और बड़े डंके की चोट पे खिलाई, तो वो फैसल भाई ने खिलाई, पूरे नेट मेरे लिए स्पेयर किए, पूरी मतलब टाइम मैं जॉब भी करता था, जिस टाइम भी मैंने उनको बताया कि जी मैं इस टाइम अवेलेबल हूं, उन्होंने उस टाइम पर नेट कंडक्ट करवाया। नहीं, फैसल भाई का तो हम यहाँ पे खुद भी जिक्र करना चाहेंगे, फैसल भाई बहुत अच्छा क्लब अभी चला रहा है, मतलब उसके क्लब में बड़े अच्छे लड़के हैं, वो खुद भी मतलब लड़कों को सपोर्ट भी करता है, लड़कों को लेके जाता है, मैचेस बड़े अच्छे करा है। आप खुद इतना अर्सा खेलते भी रहे हैं उसकी तरफ से, हमें गाय बगाए पता लगता रहता था, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट कि फैसल का ना मतलब ठीक ठाक क्लब है। और अगर एक तो वो फेज था, अब मैं आपको बताता हूँ वाइड बॉल, अगर आपने मेरी परफॉर्मेंसेस देखनी है ना, तो वो मेरी एकेडमी फैसल भाई या जिन्होंने विटनेस की हुई है ना,
वो आपको बता सकते हैं। शायद मैंने जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई इतनी खासी परफॉर्मेंस, लेकिन वहाँ भी मेरे 200 हैं। एक राना शहजाद की की तरफ से था, इनके खिलाफ 100 था 187 बॉल्स पे। तो एक और था, और जो मैंने एक्चुअल अपनी एकेडमी के लिए खेला है ना जी, वो बहुत आइडियल शदाब के खिलाफ मैंने किया था 97। अच्छा, हाँ, सदीक अकबर के खिलाफ। अच्छा, बड़ी अच्छी साइड थी, सभी भाई आए हुए थे ग्राउंड में। इनके खिलाफ इनको मैंने ठीक ठाक फेंटा लगाया था। ठीक ठाक, बड़ी तगड़ी। नहीं, एकेडमी में तो हमें अच्छी तरह याद है, हमें फेसबुक से भी और वैसे भी आपके थ्रू भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी वो इनिंग्स हमें पता लगती रहती थी। आज हारिस ने ये स्कोर किया, आज ये स्कोर किया, आज ये रन्स किए, आज ये रन्स किए। और मजे की बात, हालांकि हम लोग ये भी कहते थे यार जब हमारे अगेंस्ट आता है तो हारिस को क्या हो जाता है, यार ये पता नहीं क्या कुछ करके आ रहा है। बस वो कोच का, आपके कोच का और खिलाने का बड़ा फर्क होता है, माहौल का। फिर मेंटली मैं उधर बड़ा कंफर्टेबल होकर खेलता था। फिर हमारा होम ग्राउंड, वो मैं इतने शायद अंदर अपने नहीं मैच खेलता जितने मैं एकेडमी में खेलता था। तो एक मैंने इनिंग्स खेली थी स्टार आईसीसी के खिलाफ, ये ओन अब्बास वगैरह क्लब है। अच्छा। हमारा इनके साथ सीरीज का मैच था, 3 मैचेस की सीरीज थी। तो उसमें एक मैं अपनी एकेडमी का कप्तान रहा हूँ, 3 साल से मैं कप्तान। अच्छा। अब तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि मसरूफियत कोई सिस्टम की है, लेकिन मुझे 3 साल से मैं कप्तानी की है मैंने अपनी एकेडमी की। मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो जिस तरह जी बिल्कुल, कप्तानी बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। तो मैं कप्तान था, हमारी सीरीज थी, बड़ा क्लब था वो, स्टार आईसीसी है। तो मैच तो हम हार गए थे, लेकिन उसमें मैंने 142 किया था। ये 35 ओवर का मैच था और बड़ी तगड़ी, वो केपीएल के लड़के उसमें खेल रहे थे। काशिफ एक लड़का था जिसने 100 किया था, बड़ा फेमस हुआ था वो। हाँ। वो भी था, एक शहजाद लड़का और था, वो भी खेल रहा था। उनके खिलाफ मैंने किया था। व्हाइट बॉल क्रिकेट थी, व्हाइट बॉल। हाँ जी, व्हाइट बॉल क्रिकेट। मतलब व्हाइट बॉल ना आपकी थोड़ी सी, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा 16-17 मैच होंगे ये पीसीबी के रेड बॉल के, मेरा कोई 100 नहीं है। अब आप व्हाइट बॉल में आप देख लें तो मेरे T20 में भी 100 है। तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, फिर बच्चे इसीलिए तो भाग रहे हैं। तो असल क्रिकेट आपकी वो रेड बॉल ने आपको ये है शॉर्टकट। हाँ, देखें अगर आपने रेड बॉल खेली तो है ना। हाँ, स्टार्ट तो आपका रेड बॉल से है, 3 डे क्रिकेट से है। ग्राउंड के अंदर 80 ओवर खड़े होना, उसको उस फील को लेना कि यार मैंने कितना पिदा हूँ, बिल्कुल, और फिर पिद्दी के बाद बैटिंग करनी, ये मतलब एक गेम है पूरी। अच्छा, जो आपके जितने भी बैट्समैन होते हैं ना, चाहे वो जिस लेवल पे भी खेल रहे होते हैं, वो फील्डिंग के अंदर भी सोच अपनी बैटिंग कर रहे हैं। अगले रेड बॉल क्रिकेट है ना जी, रेड बॉल में आपको रात को ही पता होता है कि कल रात तक फील्डिंग है। जब आपकी फील्डिंग आती है ना तो भाई ये तो टीम का भी अंदाजा हो। हाँ जी, और गर्मी, जून जुलाई, ऊपर से ये रेतले इलाके, बकर, जंग, फैसलाबाद, कोई हाल नहीं। तो वो बड़ा टेम्परामेंट चाहिए वहाँ पे क्रिकेट के लिए। सही हो गया। अच्छा, क्रिकेट से जो है वो आपकी नौकरी आई, और नौकरी के बाद एकदम से आपको ख्याल आया या जो ड्रिफ्ट आई, चेंज आया कि बिजनेस करना है। अच्छा, बिजनेस भी करना है जी क्रिकेट का ही। तो ये ख्याल कहाँ से आया आपको? ये मैंने जैसे पहले अभी जिक्र किया कि मैं ना मेंटली नौकरी के लिए बेसिकली तैयार नहीं था। मुझे जिस टाइम मैंने ये जॉब की थी ना, आप लोग शायद थोड़ा हंसेंगे भी क्या बात कर रहा है, मुझे उस टाइम ये पता चला था कि ये जॉब है, इसमें क्रिकेट की टीम है, और जिस तरह हमारी बापदा, बिल्कुल, मतलब मैं क्रिकेट खेलूंगा कि भाई मैंने क्रिकेट खेलनी है तो ये मैं इसमें आ जाता हूँ। तो मैं उस जॉब, जब मुझे समझ आई ऐसा चीजें हैं कि यहाँ तो यार साल में 4 मैच है टोटल, तो मैं मेंटली तैयार नहीं था ना। मेरी फैमिली तो बिल्कुल मुझे जाने, वो तो उस टाइम क्रिकेट के हवाले से भी चाहती थी कि ना जाए। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने जब अपना माइंड बनाया कि मैंने यार साथ कुछ करना है, तो मैंने उस जॉब के अंदर रहते हुए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हुआ था, तो जितने मेरे बैच के लड़के जो हमारे रीजन के थे वो मोस्टली स्टार थे। फहीम हो गया, एहसान आदिल हो गया, फहीम अशरफ इस्लामाबाद वाला, ये हो गया, ये हमारे साथ। तो ये इनके साथ मेरे राब्ता होता था। तो मैं क्रिकेट भी खेलता था, वहाँ के अंदर कोई अच्छा इस तरह का क्रिकेट से रिलेटेड ना ब्रांड था, ना कोई मुझे नजर में आया। तो मैंने ये फिर इसको एक स्टार्ट किया कि जी मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और गारमेंट्स का काम करूँ। तो ये 2016 में ही मैंने स्टार्ट किया था काम, पुराना नहीं, 2016 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और बड़ा अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी जी उस काम में। मैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट से मैंने कुछ शायद 50-60 हज़ार का सामान लाया और एक शाम में बेचा, एक शाम में। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। क्योंकि मैंने वो ना, जब परचेजिंग के लिए गया हुआ था, लोगों को थोड़ी एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं, तो वो मैंने थोड़ी सी की हुई थी। तो मैं रास्ते में ही था, तो मुझे बस में लोगों के मैसेजेस आ रहे, यार कब पहुंचोगे यार। एक वाक के अंदर मतलब उस तरह से आपको जितने वो पुराने शॉपकीपर्स हैं, उनकी एक अपनी तरह की दुकानदारी या बिजनेस है तरीका, हमारा और तरह का था। हम फिर लड़कों की डिमांड्स को समझते थे कि किसको किस तरह के ग्लव्स चाहिए, किसको किस खुद भी तो क्रिकेट खेले, खुद क्रिकेट था उनके साथ, तो पता होता है फिर।
तो वो जब 2016 के जब मैं 2017 में गया तो मैं बल्ले अपने बैग में डाल के इवेंट खेलने गया तो वो वहां पे ही सेल हो गए। इवेंट के जो मेरे मैच बैट थे वो भी वहां पे सेल हो गए जो मैं अपने लिए लेके गया हुआ। तो बस वो उधर से मुझे बूस्ट मिला कि ये काम तो मैं समझ में आता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी शायद जानते ही हैं थोड़ा बहुत, तो अल्लाह पाक ने शायद क्रिकेट में नहीं लेकिन इक्विपमेंट में मुझे जितनी इज्जत दी है, बल्ले के अंदर, गारमेंट्स के अंदर, तो मैं तो शायद इस काबिल नहीं था जितना नहीं, इसके तो हम खुद चश्मदीद गवाह हैं इस चीज के। अगर आज लोग पूरे पाकिस्तान में, मैं नहीं कहता, मेरे जानने वाले आप लोग जानते हैं और जितने भी ये टेक्सला वाक़ के अंदर लोग हैं, मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, तो वो इसी इक्विपमेंट ने मेरा सारा CS स्पोर्ट्स के नाम, CS स्पोर्ट्स ने ही मुझे इज्जत बख्शी। चीमा स्पोर्ट्स, चीमा एंड सन्स के नाम से रजिस्टर्ड है पूरा। मुझे सिर्फ आपसे जो मेन बात पूछनी है वो मैं बड़े अरसे से दिल में रख के बैठा हूँ और ये मेरा बहुत वो है दिल्ली क्वेश्चन है। हाँ, लगता है मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल है। आपके लिए बहुत आसान है, हमारे जैसे लड़कों के लिए बेसिकली ये जो क्रिकेट बैट है ये क्या चीज है, ये आखिर कब हमें समझ आएगी हम जैसे बंदों को कि यही बैट बहुत अच्छा है और इस बैट का ये पैसे हैं और ये बैट इतने पैसों में बेहतर होता है। और आप जैसे बंदे जो कि बैट परचेज देते हैं खरीद के लोगों को या बेचते हैं, आपको ये कैसे पता होता है यार मैं ये वाला बैट इतने में बेच दूंगा और ये वाला बैट इतने में बेच दूंगा और इस बैट की इतनी कीमत बनती है, हालांकि दोनों लकड़ियां हैं, सेम है, एक ही मतलब शायद दरख्त भी एक ही हो। मतलब ये तो आप ये बताएंगे ना हारिस भाई की कहां से आपने ये वाकई ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफी लोग पूछते हैं, मेरे दोस्त यार, हर बंदा यही पूछता है यार अपना बैट ले आएंगे यार, ये लकड़ी जरा चेक करना कैसे है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बैट की लकड़ी और ये वुड है ना, ये बहुत बड़ा अलजबरा है। इसको समझने के लिए आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा। सही, आपको उस दरख्त से लेकर इस बल्ले के हैंडल ग्रिप तक इसको स्टडी करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकली इसको देखना पड़ेगा, फिर घुसना पड़ेगा कारीगरों के अंदर कि यार ये कैसे है, क्या है, तब आपको इसका कोई 20-10% समझ आएगा, शुरू होगा। अच्छा, आपके पाकिस्तान टीम के अंदर के प्लेयर्स अपना बल्ला खुद नहीं खरीद सकते, नहीं उनको नहीं समझ लकड़ी की। हाँ, बैलेंस देखते हैं, वेट देखते हैं, पिंग देखते हैं। वुड आपको समझने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। आपकी टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अपने बल्ले नहीं लेने आते लकड़ी के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी, मैं इसके अंदर जो वुड है ना जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, मैं इसके अंदर जो है ना इतना घुसा हूँ, क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, मुझे 2-4 महीने के बाद ही समझ में आ गई थी कि एक्चुअल चीज जो है ना वो बैट है। मतलब अगर आपने काम करना है तो बल्लों का ही करना है। मैं आपको ये बताऊं, जब मैं उस तरफ भी आता हूँ, मैंने अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पिंडी में, पहली फैक्ट्री जो अल्हम्दुलिल्लाह लगाई थी बैट के अंदर, वो पहली फैक्ट्री मैंने लगाई थी। अच्छा, पिंडी में बैट मैन्युफैक्चरिंग मैंने स्टार्ट की थी, वो मैंने, मतलब जो सबसे पहली फैक्ट्री है पिंडी के अंदर बल्लों की वो फैक्ट्री लगी है, तो वो मैंने लगाई है। इससे पहले किसी ने ना माजी में लगाई। फिर सियालकोट से आते थे सारे लोगों, लकड़ी मैंने मंगवाई प्रॉपर अपनी बाहर से, लकड़ी इंपोर्ट की, बहुत हैवी नहीं, कंटेनर नहीं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, लेकिन आपने बाहर से मंगवाई? जी, खुद लकड़ी बाहर से? हाँ जी, किसी के साथ मिलके हमने को वुड थोड़ी बहुत अपने लिए निकलवाई। मकसद ये है कहने का, जो बल्ले की असल लकड़ी है वो बाहर से आती है, पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं। नथिंग, पाकिस्तान के अंदर आपको टेप बॉल के बैट के अलावा कोई लकड़ी नहीं मिलेगी, वो भी टेप बॉल के बैट। आजकल वो बैट जिसको आप कोई खेलता ही नहीं है, जिनसे आजकल तो कोकोनट आ गया, और अब तो श्रीलंकन सारी वुड चल रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई मार्केट नहीं है आपकी विलो आपकी जितनी भी आएगी वो सारी अब बाहर से आ रही है, सारा बिजनेस बाहर है। विलो यहाँ पे है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी फैक्ट्री नहीं थी ना, तो मैं जब सियालकोट जाता था ना बैट बनवाने के लिए, तो वो फैक्ट्रियों वाले टरकते थे, यार ये कितों आ गए थे, सारे छुपाओ साइड दे करो, क्योंकि मैं उनके मतलब वो जो कहते हैं ना, आप उनके दिल निकाल लेता था मैं। वो मेरे सामने, अब क्या होता है, आपके सामने मैं 50 वुड रखता हूँ, उसमें अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, आपको समझ नहीं आएगी। आपने वो निकालनी है जो ग्रेन्स अच्छे हो गए या जो आपको ठीक, मतलब जो मुझे जितनी नॉलेज तो वो करते क्या थे, इन्होंने पहले 2-4 दफा मेरे सामने इस तरह रखा, तो उनको नुकसान हुआ। मैंने तो उनका दिल निकाल लिया अंदर से। बाद में उन्होंने मेरे साथ कहा जी ये तो इतना रेट है, इतना वो है, ये है फलाना। हाँ, मतलब जो भी समझ गए भाई, ये तो बंदा। फिर मैं एक फैक्ट्री ने मेरे साथ इस तरह के, मैं नाम नहीं लूंगा, एक फैक्ट्री ने मेरे इस तरह किया, मैं 50 बागड़ कहते हैं सियालकोट की जबान में, विलो के पीसेस निकाल के आया, अपने साइन करके आया। हफ्ते बाद मैंने कहा था मैं ले जाऊंगा। अब मैंने उसमें, मुझे आइडिया था कि गड़बड़ होगी, मैंने वीडियोस बनाई हुई थी, पिक्चर्स अपनी वुड की, सिग्नेचर की। अच्छा, जब मैं वहां पे गया तो वो बैठी और जो मैं सेलेक्ट करके गया था वो थी नहीं, वो बीच में से उन्होंने गायब करके, तो मुझे उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए कि जी वो उसमें बीच में गांठ आ गई थी, वो ये हो गया। मैंने कहा भाई अगर बल्ला अच्छा निकला है तो भी मेरा है, अगर बुरा निकला है तो भी मेरा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गांठ आ गई थी, आप इतने मेरे खैर हुआ कैसे हो गए?
तो वो इस तरह की गेम्स हुई। फिर मैंने जब ये चीजें देखी, क्योंकि सियालकोट के अंदर जो अच्छी चीजें वो खुद इस्तेमाल कर, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है या वो गलत नहीं करे, वो उनका ब्रांड है, उनका अपना ब्रांड, इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर सीए है ना जी, सीए तो कभी भी नहीं कहेगा कि वो मिसाल के तौर पे नवीद स्पोर्ट्स को बैट दे दे। जो अच्छा बैट है वो उस पे सीए का स्टिकर लगाएंगे, वो कभी भी नवीद को या सीएस को नहीं देगा, वो चीज नहीं देंगे जो वो सीए को देंगे, वो ना उनकी अपनी मार्केट डाउन हो जाती। और वो उनकी राइट है, उनका राइट है, वो उसमें कोई गलत नहीं है। काम, जो चीज उनको समझ में आएगी हमने नहीं अपना स्टिकर लगाना, वो आपको देंगे, मुझे देंगे, पारिस को देंगे कि ये ले जाओ। तो जब मैंने ये चीजें देखी तो फिर मैंने कहा ये बोर्ड वाला काम करना पड़ेगा, और फिर मैंने यहाँ पे एक सेटअप लगाया बल्ले के हवाले से। खैर वो ज्यादा लॉन्ग टर्म मैंने खुद उसको रन नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि मुझे समझदारी आगे बढ़ने में भी होती है, एक स्टेप पीछे लेने में भी समझदारी। जी बिल्कुल सही है। हमारे माशरे में थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि अगर आप थोड़ा बैकफुट पे गए हैं तो वो बस वो फ्लॉप हो गया या लॉस हो गया या अपना, इसको समझदारी कहते हैं। मैंने थोड़े से मामला देखे लेबर के हवाले से, मशीनरी के हवाले से, उसकी रिपेयर करने के हवाले से, तो मुझे समझ में है कि सियालकोट का काम सियालकोट में ही हो सकता है। मैं ये चैलेंज से बात कह सकता हूँ कि कोई भी फैक्ट्री बल्ले की अगर सियालकोट के बाहर लगेगी तो वो लंबा नहीं चलेगी, मेरा एक्सपीरियंस है। सियाल आप जितनी मर्जी लेबर बुला लें, आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, लेकिन सियालकोट का काम आपको सियालकोट में मिलेगा। उधर का कारीगर का मसला है, उधर का कारीगर का मसला है, उधर के इक्विपमेंट का मसला है, सारी चीजें। आपको एक धागा भी उधर से लेना है, बैट के हैंडल के ऊपर जो सूतर चढ़ता है आपको वो भी उधर से लेना है। फिर आप हर टाइम आप कहने मतलब A to Z वो सियालकोट के पास है सब कुछ, मतलब वो एवरीथिंग आपको बैट बनाते अगर अच्छा करना है तो मशीन का मसला बन गया, आपका कोई उसका मेंटेनेंस भी उधर है। सबसे बड़ी बात है ब्लैकमेलिंग है हमारी लेबर की। हाँ ये सबसे बड़ा। आपने 5 बंदे रखे हैं, वो उन्होंने ग्रुप बना लिया, वो एक भी निकल गया, आपका काम नहीं होता। आपने अगले दिन 100 बैट की शिपमेंट भेजनी है और आप क्या करेंगे? तो वो ये बहुत बड़े उधर कारीगर इस तरह बैठे होते हैं जिस तरह हमारी टेक्सटाइल मजदूर नहीं बैठे, उधर बाहर इस तरह कारीगर बैठे होते हैं काम करने, और वो इतनी दूर आके काम करने को तैयार नहीं है। तो कौन मुझे बताएं, और इतने पैसों में जितने वहां मिल रहे हैं फैमिली। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे, जो बैट का प्रॉपर कारीगर है ना, जो प्रॉपर जिसको आप कारीगर कहते हैं, वो लाख रुपए इस टाइम बैट का कमाता है बनाने। जो लेबर आप उसके पहनने ओढ़ने का ढंग देखेंगे आप कहते हैं ये तो 20,000 वाला भी नहीं है, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कारीगर, जो बल्ले का विलो का कारीगर है ना, वो लाख से ऊपर का महीना लगाता है। अच्छा जी। तो मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे तो वो आएगा सैलरी पे, सैलरी के बगैर तो आएगा। और ये बैट बनाना इतना बड़ा आर्ट है कि ये अगर 1000 कारीगर है ना सियालकोट में, तो उसमें से 100 चुने हुए कारीगर है। ओके। जो लगे हुए हैं सीए के अंदर, एमबी के अंदर, मतलब बड़ी। अब मैं क्या करता था, जब मैंने फैक्ट्री यहाँ से शिफ्ट की, मैंने एक सीए एहसान के कारीगर था शायद, उससे मैंने मुआहदा किया, मैंने तो रहना ही उधर था, मैंने तो सारा सेक्रीफाइसेस किए होते। मैंने कहा भाई तुझे ही रखूंगा, तू उधर से 4 बजे छुट्टी कर, 3 घंटे मेरे पास दे, बस वो 3 घंटे में जितनी मेरी प्रोडक्शन मुझे रिक्वायर्ड थी वो बनाता था, मैं सेल करता, बेहतरीन तरीके से मैं उसको अपना कर रहा था। अच्छा। सेम इसी तरह मैंने फिर पिंडी के अंदर ही पहला वाहिद मैं बंदा हूँ जिसने सब्लिमेशन की मशीन इंट्रोड्यूस की। ये भी गारमेंट्स भी मैंने, मतलब जो भी काम किया ना मैंने, फिर उसके निचोड़ सारा उसका निकाला है, उसकी तह तक गया हूँ। उसमें लॉस, बहुत बड़े बड़े लॉस किए हैं मैंने, 20-20 लाख रुपए के महीने के अंदर मैंने 20 लाख का लॉस भी किया हुआ है। तो लेकिन मैंने काम फिर प्रॉपर उसको तरीके के साथ किया, ऐसा नहीं किया कि चल रहा है अगर कोई लॉस हुआ तो छोड़ दिया, नहीं, फिर उसको देखा, थोड़ा टाइम दिया। आपने बिजनेस को ना, अगर आपको पहले महीने दूसरे महीने लॉस है तो आप उसको थोड़ा टाइम तो देना है, टाइम दे के आपने फिर उसका डिसीजन करना है कि आपने मकसद कहने का ये हारिस भाई, आप पूरी बात से हम ये निचोड़ निकालें कि एक आम आदमी इस अलजबरे को नहीं समझ सकता, ये बल्ले वाली सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कि मैं अभी कहूँ कल से हारिस भाई मुझे आप 2 बातें सिखा दें तो मैं बैठ नहीं समझ नहीं पाऊंगा, इसको आप नहीं समझ सकते। ये आप इस पे बनवाएंगे बल्ले अपने सर पे खड़े होके, आप इसको लकड़ी खरीदेंगे, फिर आपको कुछ साल 1.5 साल में इसकी सारी साइकी समझ आएगी, वो भी अगर आपका दिमाग काम करता हुआ तो उस उनके लेवल पे जाके, वरना वो आपको वहां पे ऐसा लगेगा ना चूना के आप बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, आप अगली दफा जाने के काबिल नहीं रहेंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बैट के साथ साथ अपने बॉल्स का भी थोड़ा बहुत काम शुरू किया? बॉल्स की मेरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं थी। अच्छा। मेरा एक दोस्त था जो एक्सपोर्ट करता है, अभी भी है। अच्छा। वो बॉल एक्सपोर्ट करता था, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि यार मुझे आप बना, तो बेशक उनका लेवल जो एक्सपोर्ट के प्राइसेस हैं वो मीट नहीं करते हमारे यहाँ पे, तो बस वो फिर जिस तरह के बॉल बनता था अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं करता था, और बॉल ने भी बड़ी आज भी लोग मुझे कॉल्स करते हैं, मुल्तान से कॉल्स आती हैं, हमारे रीजन से कॉल्स, बड़ी बॉल्स ने
अल्हम्दुलिल्लाह बैट के साथ बड़ा मेरा नाम, लेकिन मेरा जो मेन वेपन था ना बिजनेस का वो मेरा बैट। मैंने यार बैट का अभी तक आपने बताया नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आप बताएंगे कि यार टिप्स एंड ट्रिक्स दें अगर कोई बच्चा भी कुछ सिलेक्ट कर रहा है। बल्ला मैंने बैट जो है ना, मैं वो बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को बैट बेचे। अभी आपका स्टार परफॉर्मर इस PSL में बड़ी अच्छी जा रही है, सलमान अली आगा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आजिज आदमी है, मेरे साथ इसका राब्ता रहता है, कांटेक्ट रहता है, बहुत ही आजिज बंदा है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी, मैंने एक यूसुफ भाई का मैं आपको बताऊँ, मैं यूसुफ भाई के घर गया तो हमें घर नहीं मिल रहा था, मैंने यूसुफ भाई को कॉल की, मैंने कहा यूसुफ भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रही कितना है। यूसुफ भाई सर्दी की रात में अपनी घर से निकल के, डिफेंस से निकल के मेन रोड पे पैदल आ गए हमें लेने के लिए यार, वो बहुत नाइस उस बंदा, वो लेजेंड बंदा, मतलब वो मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है जी। घर पे उन्होंने हमें खाने पीने बड़ा इज्जत दी उन्होंने हमें, तो बड़ा उसमें जो है ना, खैर बात हो रही थी प्लेयर्स की, मैंने सलमान अली आगा, आबिद अली, फहीम अशरफ और काफी प्लेयर्स हैं, शोएल अख्तर, इन लोगों को बैट अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर नहीं किए, सेल की। हमारा मसला ये है, अच्छा ये तो बहुत बड़ी गेम है आपने बता दिया आज। ये तो मैं ये क्या साइंस है? मैं आपके इस प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम के तौर से ये भी बताता हूँ, हमारा जो भी आजकल का ब्रांड चल रहा है ना, वो कहता है या उसको प्लेयर कहता है स्पॉन्सर का। मैं जितने भी ब्रांड सुन रहे हैं, मैं उनको इस स्पॉन्सरशिप में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ हासिल हसूल नहीं होगा आप अगर स्पॉन्सर करेंगे। मेरी ये लोग कहते हैं यार मेरा नाम टीवी पे आ रहा है। सर सवाल ही पैदा, आप मुझे ये बताएं, आप कितने पैसे लगाएंगे आपका नाम, आप फिर अपना एडवर्टाइज करवा लें, PTV पे मशहूरी चलवा लें। हाँ, जब इतने पैसे लोगों को देने में है तो... मैंने जितना पैसा लगाया ना इन प्लेयर्स के ऊपर, स्पॉन्सर में मैंने स्पॉन्सर भी करता रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि भाई नहीं ये मैं नाम लूंगा, मैंने इमरान भट्ट, आप एक लड़का था इमरान भट्ट, हाँ ये जब वो पाकिस्तान टीम में वो सिलेक्ट हुआ था, अभी कीपर स्लिप में बड़ी थी वो इमरान भट्ट, मतलब नाम छोटी साइड का बैट्समैन, स्लिपों में बड़ा मशहूर है वो। क्या मेरा वो 2-3 साल से मेरे साथ खेलता रहा है, मतलब मेरे CS के साथ खेलता रहा, जैसे ही उसका पाकिस्तान टीम में नाम आया खत्म हो गया था ना। मैं उसका, और मैंने उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की, मैंने उस पर तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का उसको सामान एक सीजन का भेजा, एक इवेंट का। तो वो उससे पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन उस लेवल पे मैंने, क्योंकि ये पाकिस्तान लेवल का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर था, अच्छा इंसान है, बात होती रहती है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मतलब फिर लोग जैसे, लेकिन हर बंदे को जी अपनी बेहतरी और अपनी जो है ना वो नजर आता है। बिल्कुल, आप अगर स्पॉन्सरशिप 50,000 की कर रहे हैं, हो सकता है CEO उसको 2 लाख रुपए की कर रहा हो, तो वो उधर चला जाएगा, उसको अपना इक्विपमेंट में सेफ्टी नजर आएगी, हो सकता है। जो स्ट्रगलिंग ब्रांड्स है ना जी, जो बन रहे हैं, जिन नाम चढ़ रहे हैं जिनके, मैं इनको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये स्पॉन्सरशिप का सोचें। आपको कोई हासिल हसूल नहीं है स्पॉन्सरशिप। हाँ, आप अपने लेवल को इस हद तक बनाएं कि प्लेयर आपसे बल्ला लेके खुद आए। मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा, आप देखिएगा, ये मेरी शॉप, जो हमारा शोरूम था पिंडी के अंदर, उसके ऊपर खड़े हुए मैं आपको प्लेयर्स की भी, आबिद अली है, फहीम है, ये लोग मेरी शॉप के अंदर श्रीलंका टूर था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज काफी टाइम के बाद श्रीलंका की टीम जी बिल्कुल याद है, आबिद अली उसके अंदर खेल रहा था। तो आबिद अली खेल रहा था, अब वहां पे वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में चिड़ी भी नहीं पर मार जी हाँ, इस किस्म की सिक्योरिटी थी। तो मैंने आबिद भाई को, अल्लाह से खुश रखे, वो बड़ा अच्छा इंसान है आबिद भाई कहता है यार बल्ला लेना है ते मैं आ भी नहीं सकता, की करा। मैं कहा आबिद भाई तुसी निकल आओगे, कहना मैं कोई जुगाड़ करके निकल आवांगा, तू गड्डी है ते आ जा। तो मैं इनको फिर मैरियट में थे शायद, मैं इनको मैरियट में हुडी पहनी हुई, ऐसे मुंह छुपाया हुआ, अच्छा मुंह छुपा के तो यूं करके तो आके तो मेरी गाड़ी में बैठा, कहते भगा ले आप। यानी कि वो किसी को भी उस टाइम नहीं मिल सकते, लाजिम बात है, प्लेयर नहीं मिल सकता, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, इतनी किसी को इजाजत ही नहीं थी। तो वो उस टाइम रात का हमने फिर खाना इकट्ठा खाया मेरे शोरूम के ऊपर बैठ के, बड़े अच्छे तरीके से नीचे बैठ के, क्योंकि वो शोरूम के नहीं, वो आबिद अली के बारे में सुना, डाउन टू अर्थ आदमी। फहीम ने तो मैंने वो तो आपको जिगरी यार है ना। हाँ, बैट्स का कॉटन था वो, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन, फहीम आया था तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसका शोरूम का। तो ये ऐसे फर्श के ऊपर थका हुआ था, इसने ड्राइव भी करनी थी, लाहौर जाना था, तो खाना शाना खा के तो वो गत्ता सर के नीचे रख के तो लेट गया। अच्छा तो मतलब हमारे साथ तो इस लेवल तक दोस्ती यारी है, इनकी गपशप रही, अभी भी होती है, लेकिन अब हर बंदा मसरूफ है अपनी लाइफ। नहीं, अब आप इस पे चलें, ये तो बहुत हमने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी है। मुझे ये सब ये बताएं, एक आम बच्चा या मेरे जैसा बंदा चले कह लें, या पारिस कह लें, क्रिकेट खेलता है, ये अब एक दुकान पे जाता है, चले आपकी शॉप पे आता है, एक बैट सेलेक्ट करी, 3-4 चीजें ऐसी क्या देखे जिसको ये कहे यार ये बैट ठीक है।
सर, क्योंकि ये लकड़ी तो समझ नहीं सकता। सबसे अच्छी बात ये ना, मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ, ये ऐसी साइकिल मैं आपको कहूंगा जी वेट देख लो, बैलेंस देख लो अपने साथ, जो वुड की साइकिल वो नहीं समझ में। सबसे पहली चीज ये है कि वो अपने साथ किसी ऐसे बंदे को ले जाए जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ जरूर हो। ये मैं बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ कि जो अंडर 16 का या अंडर 19 का बच्चा है, वो कभी भी नहीं समझ सकता। वो किसी ऐसे सीनियर बंदे को साथ ले जाए जिसने क्रिकेट खेली हो, उसको थोड़ी बहुत पहचान सही। बाकी मैं एक चीज आपको जरूर बताता हूँ, ग्रेन्स इज नथिंग। वो कहते हैं ना पतले ग्रेन्स हो, लंबे हो, सीधे हो, ग्रेन्स कुछ भी नहीं है, ग्रेन्स कुछ भी नहीं है। आजकल तो कहते हैं कि बॉल ऐसे मारे तो थ्रो चेक करते हैं, बस जिसकी थ्रो अच्छी हो। 6-7 ग्रेन्स हो, 6-7 ग्रेन्स आपका लॉन्ग लास्टिंग लंबा चलने वाला बल्ला है। ठीक है। जो तंग ग्रेन्स होगा, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जो तंग ग्रेन्स, जो ज्यादा ग्रेन्स जैसे बैट बॉल छोटे छोटे होते हैं काफी, वो आपका वक्ती तौर पे तो बॉल फेंकेगा, ठीक है, वक्ती तौर पे आपका बॉल फेंकेगा, ओके, लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा बल्ला। सही 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 सही। जो आपके होंगे ना 6 ग्रेन्स 7 ग्रेन्स, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड जी 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 जी, मैं देखा जो 6-7 ग्रेन्स का बल्ला होगा, जो नॉक होके वो परफॉर्मेंस देगा, वो तंग ग्रेन्स वाला आपको कभी भी नहीं दे सकता। मकसद कहने का ये है कि जब तक बल्ला नॉक नहीं हो जाता सही, हाँ जी, तंग लॉन्ग टर्म वही चलता है फिर ना। अब हम लोग क्या करते हैं, या मार्केट में बच्चे जो भी बैट लेने जाता है वो बॉल मारता है, पिंग देखता है, पिंग उस टाइम डेफिनेट सी बात है, जो बल्ला तंग ग्रेन्स वाला होगा वो जरा सॉफ्ट होता है, वो फेंकेगा थोड़ी कुछ टाइम, तो वो बंदा अट्रैक्ट उसकी तरफ हो। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है तंग ग्रेन्स की, और सियालकोट में खुशी से मिल जाते हैं, पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं। आप सियालकोट वालों को जाके कहें तंग ग्रेन्स का बल्ला दें, वो आपको देंगे 10,000 रुपए का निकाल देंगे, 15 का निकाल देंगे। आप उनको कहें कि मुझे 7 ग्रेन्स का बल्ला दें, वो आपको कहेंगे 50,000 रुपए दे दो। हालांकि उसकी इतनी डिमांड नहीं है, हालांकि लेकिन उन्होंने वो सारा बल्ला एक्सपोर्ट करना होता है। अच्छा, वो जा रहा है गोरों के पास, वो इस वजह से जो है वो ये सही सही। मकसद ये है कि ये चीजें जो है ना मोटी मोटी ये देखनी चाहिए, मोटी है, बाकी बैलेंस वेट हर बंदे को पता होता है। हाथ में पकड़ के एक और चीज बताता हूँ, शायद ये जितने भी शॉप्स वाले अगर को देखेंगे तो वो मुझे गालियां देंगे यार ये तो सारे धोती खोल रहे हैं। कभी भी आप हाथ में बैट को चेक करके वेट का आइडिया नहीं लगा सकते। अच्छा, मेरा तजर्बा। जब लोग तो ऐसे करके उठाते हैं, वो बड़ा मजा आया। गलत आइडिया। मैंने कितने ऑन बास आप जानते होंगे, इसने बैट उठाया, इसको मैंने मना किया, बैट ये वेट ज्यादा है, सियालकोट में थे, इसने कहा मुझे अच्छा लग गया, मैंने कहा ले जा। ठीक 10 दिन के बाद उसने मुझे कहा वेट ज्यादा। कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना प्रॉपर उसको चेक करवाएं बैट को। हम लोगों की या जो भी सेल करना उसकी कोशिश कभी भी नहीं होगी कि वो आपको कांटे के ऊपर या वेट मशीन के ऊपर तो नहीं देगा, आपको कहेगा यार बैलेंस चेक करो यार आप ये नहीं भाई, आपको क्या वो असल में गट फीलिंग बेच रहा है ना कि यार आप पकड़ के उस चस आ गई अंदर से तो बंदा तैयार हो गया लेने के लिए। ठीक है कि बैलेंस अगर अच्छा होगा तो आपको वेट का इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मैं खेलता ही 2-7 से हूं, तो वो 1-2-10 के 2-11, क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर जितना भी बैट है वो 10 से ऊपर है जो इस लोकल लेवल के ब्रांड यूज करते हैं। मैं गारंटेड 2.5, 6, 7 सर वेट ही नहीं करना था बच्चों को, लोगों को पता नहीं है कि वेट का क्या ऑन्स है और क्या पॉन्ड्स है और एलबीएस किस तरह क्या चीजें, ये वेट का तरीका ही नहीं आता। तो ये ग्राम्स में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ग्राम्स का कुछ लोगों को आइडिया हो जाता है। हाँ, तो वो अच्छा आइडियल क्या ग्राम्स है बल्ले के? अब ये मैं बताऊंगा तो मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। कुछ देखने वाले जो है ना वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया, इस पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम घर छोड़ेंगे। नहीं, प्लेयर्स की अपनी चॉइस भी होती है, कुछ लोग भारी बल्ले से खेलना पसंद करते हैं। जो मेरी समझ में आती है ना बात, आपको ना तकरीबन इस लेवल के ऊपर जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत ज्यादा लाइट या बहुत ज्यादा आपको इक्विपमेंट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। आप अच्छी लकड़ी ले लें, अच्छा बल्ला ले लें, वेट आप क्लब लेवल की क्रिकेट पे या आप जो है ना इस लेवल की क्रिकेट पे आप 1180 ग्राम तक का बल्ला ठीक है, आप खेलें। 1200 से नीचे हो ग्रेप स्टिकर के, मतलब जो क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं आपको पता ही है, 1200 से नीचे बल्ला आपका हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि इसका वेट कितना बनता है। ठीक है, नहीं वो तो अब निकाल लेंगे खुद ही। खुले लफ्जों में आप बस 1200 से जो नीचे है नीचे बल्ला का पसंद करना चाहिए, तो वो अच्छा है। अब 1200 से ऊपर भी लोग खेलते होंगे, उनको पता नहीं चलता, जब वो बाद में देखते हैं तो उनका तो बल्ला पता लगता है 2-13 का था। 2-13। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इसमें कोई मतलब मैं लास्ट टाइम भी कभी किसी जगह पे बात कर रहा था कि बॉल का फर्क होता है कि आपके बल्ले के साथ बॉल लग रहा है, क्योंकि एक दफा हम लाहौर मैच खेलने गए तो मैंने ये पारस से बात की तो वहां पर ना एमबी का बॉल था हमारे पास, हमने लाहौरी को जब बॉल की तो हमारे पास क्विक फास्ट बॉलर थे, जिसमें नुमान अपना वो लड़का जो
एमसीसी से खेलता है तेलंगा। हाँ, और सोहेल अख्तर, ये वो सारे इन्होंने फास्ट बॉलिंग की, इवन शायद सोहेल चला गया था, 2-3 और भी बॉलर थे। उन्होंने जब अपने बल्लों में मारी तो उन्होंने कहा भाई लाहौरी थे वो, उन्होंने कहा ये क्या लेकर आए हो, पत्थर ले आए तुम लोग। आप लोग लगे हुए थे। बॉल हमारे थे, एमबी के बॉल थे, मुझे याद है। तो उन्होंने एसएम से बॉल लिया लाहौरी, उन्होंने कहा जी ये बॉल आप तुम्हारे बल्ले तोड़ देंगे। हमने कहा हमारे पास तो ये बॉल है। उस टाइम हमें क्रिकेट का इतना नॉलेज भी नहीं था। उन्होंने हमें अपना बॉल दिया, उन्होंने कहा ये बॉल लो भाई, हम आप बल्ले तोड़ने आए हो हमारे, इतना पत्थर बॉल है ये। उसके बाद फिर उन्होंने 300 रन का हमने टारगेट दिया, तो वो उन्होंने 27-28 ओवर में चेस कर लिया फिर उन्होंने। फिर सही है। तो मकसद कहने का ये है कि बॉल्स का भी फर्क है ना, फिर बॉल हार्ड जो बल्लों को लगता है, तो उन्होंने ये क्यों हमें इस तरह कहा कि आप हमारे बल्ले, हम हालांकि हमने बैटिंग की उसी एमबी के बॉल से ही, अपने ही बल्लों से, बल्ले भी ठीक रहे, चलते रहे, सिस्टम चल गुजारा हो गया। लेकिन वो तो प्रोफेशनल लड़के थे। पता है इसमें बात जो अलमिया है ना, फिर कहूंगा अलमिया यही है, हम 10,000 का बल्ला लेते हैं, लेकिन आप आज भी और आप अगर अपने टाइम की क्रिकेट क्लब लेवल के देखें, उस टाइम भी 500 से कम का बॉल यूज हो रहा था। जी जी जी, अभी भी बॉल 350-400 बॉल है। ये कोशिश होती है लोगों की कि 300-400 का बॉल मिले। बॉल यूज हो जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि तो फिर बॉल वालों के साथ जाती है, वो फिर आपको कचरा देंगे। अब मैंने 2016 में ये काम स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम भी 350 का बॉल देता था। अब आज भी मेरे पास ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो कहते हैं 350 का बॉल चाहिए। तो आप हिसाब लगाएं, अब तो कम से कम 600, 700, 800 का बॉल है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने क्लब लेवल की भी क्रिकेट खेली है, आपके 25 बंदे तो एंगेज होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप कम से कम 1000 रुपए का बॉल तो आप सियालकोट में या किसी मैन्युफैक्चरर को या किसी शॉपकीपर को कहेंगे ना कि हमें 1000 रुपए का या 800 का बॉल चाहिए, वो आपको इतनी अच्छी चीज देगा कि आप यूज टू हो जाओगे उसके। लेकिन हम लोग निकल ही नहीं। अब पिछले 3-4 सीजन तो मेरा ख्याल है वो 2 पीस इतना सरगर्म हो गया था। जी हाँ, 2 पीस चल रहा, 2 पीस बॉल, क्योंकि सियालकोट वालों के पास, उन बेचारों के पास ऑप्शन ही नहीं था। अवाम मांगती थी 300-400 का बॉल, वो क्या दें, वो 2 पीस ही बना 2 पीस ही दो ना खराब हो। उसने मुझे कहा क्योंकि इनको कोई गर्ज नहीं है, बॉल हार्ड है, बॉल सॉफ्ट है, बॉल ये कहते हैं बस गोल रहे और जाए और बस सिलाई सही रहे। मुझे उसने कहा यार हमें डिमांड के मुताबिक, मुझे बड़ी हंसी आई। मेकर कहता है, बॉलर कहता है यार हमें ना डिमांड के मुताबिक हम एक ऐसा बॉल बना रहे हैं, उसकी हम 3 महीने गारंटी देंगे। तेरी कहते हैं हाँ हम उसको अंदर से वेल्डिंग कर देंगे। मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा यार तुम लोगों ने तोड़ तो सही निकाल लिया। कहता खराब का तो सोचो ना, 3 महीने की गारंटी देंगे, आप जिधर मर्जी बॉल ले जाओ, बॉल डी शेप हो जाए, बॉल फट जाए, ये हमारी गारंटी है। कहता जी अंदर से वेल्ड करेंगे। मैंने कहा यार क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल आप लेवल पहुंच गए हो यार। लेकिन ये है कि इसमें मतलब बहुत सारी ये चीज है, बॉल्स का बैट का, ये बड़ी टेक्निकल सी चीजें हैं। लेकिन हारिस भाई, हमने आपको ना मतलब शुरू से हम देखते आ रहे हैं, हमारे आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, मतलब क्रिकेट भी साथ खेले हैं, रिहाइश भी साथ ही है, सब कुछ सब चल रहा है। लेकिन अब आप स्पोर्ट्स में नहीं है, अब आप स्पोर्ट्स के अंदर नहीं है, आपने स्पोर्ट्स को मतलब बिल्कुल कम कर दिया है, हल्का फुल्का कहीं चला रहे हैं। तो अब क्यों स्पोर्ट्स से पीछे हैं? अब क्यों सारे बिजनेसेस ठप कर दिए हैं और पीछे हट गए हैं और सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी वो कोई इस तरह का गेम शेम अब नहीं है? क्या सीन है इसके पीछे? असल में बात यह है कि पहले लोगों के जो जितने भी कस्टमर्स थे ना, उनके कांटेक्ट रहते थे मेरे साथ, बातचीत में रहते थे, तो वो जरा हाइप क्रिएट होती थी। अब चूंकि मैं एक सेपरेट बिजनेस में, उसका भी आपको बताता हूँ, पहले मैं पहली बात क्लोज कर लूँ। एक थोड़ी मसरूफियत, कुछ सेपरेट एक काम स्टार्ट बिजनेस किया हुआ है, उसकी तरफ लग गई। तो मैंने अपना जितना भी सेटअप है वो हमारे एक बड़े अच्छे भाई मैनेजर थे हमारे, रकीब साहब, उनके हवाले किया हुआ है। वो सारी जितनी भी चीजें हैं वो उसको देखते हैं, वही वहाँ पे। वो सेटअप किधर है? सियालकोट के अंदर। अच्छा, मेरा बैट की मैन्युफैक्चरिंग मैंने बंद कर दी थी। ठीक है। गारमेंट्स का हमारा स्टिल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सप्लीमेशन वाला किट होगा। हाँ जी, वो अभी भी हमारे, मैं आ रहा था तो ऑर्डर चल रहे थे, तो निकल रहे थे। अच्छा। तो अब मैंने इसके साथ एक ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये तो वो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश भी थी। अच्छा। क्योंकि वो भी इसी उन्होंने जिंदगी जो है ना वो इसी इसके साथ काम के साथ वाबस्ता रही है उनकी। तो वो ये चाहते थे कि यार ये थोड़ा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैं अब बिजनेस जो था ना जी मेरा, वो सारा सियालकोट बेस्ड हो गया। लेकिन मैं बच्चों को, फैमिली को मैं वहां लेके जाने पे राजी नहीं था, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का माहौल है, वो उस तरह का नहीं है। लेबर टाइप की आवाम है सारी वहाँ पे, ज्यादातर तबका जितने भी अच्छे लोग हैं वहाँ के बिजनेसमैन, वो सारे लाहौर से उनका काम सियालकोट में कर रहे हैं, लाहौर में। तो वो मुझे कभी भी ये बात हजम नहीं होती थी कि मैं फैमिली उधर ले जाऊं और बच्चों की पढ़ाई है वो। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, सियालकोट से घर को भी मैनेज करना, फिर वहां भी मैनेज करना। तो वो मैंने एक अपने मैनेजर उसके हवाले किया, वो सारा चला रहा है। और मैं
दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट जो कि यहाँ पे हम इधर ही टेक्सला के अंदर ही उसको मैनेज कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये है कि अभी सियालकोट में जो बिजनेस चल रहा है वो ओनर आप ही हैं उसके? जी मैं ही ओनर मतलब हूँ, लेकिन उस एक वो एक बंदे ने आपको संभाला हुआ है, वो बेसिकली जिसको आप पंजाबी में ठेका कहते हैं, ठेके पे दिया हुआ है। तो वो सिर्फ सप्लीमेंट शर्ट चला रहा है या स्पोर्ट्स का ग्लव्स और ये बैट शर्ट ये भी चीज चल रही है? इसकी हमारी ये हम करते थे ट्रेड रीसेल। अच्छा। जो मैन्युफैक्चरिंग लगाई थी मैंने बैट की लगाई थी, जो कि कंटिन्यू नहीं की मैंने, वो खत्म किया सिस्टम। लेकिन जो गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग थी वो मैं अभी भी स्टिल चलाता रहा हूँ, वो मेरा मेन काम है। ठीक है, वो चल रहा है। तो बल्ले तो आपके ठीक चल रहे थे, तो बंद क्यों किया फिर? बल्लों में आपको एक बैट बनाने के लिए ना, बल्लों का मैं आपको बताता हूँ क्लोज इस वजह से हुई कि बल्लों में आपने एक बल्ला कारीगर के सर के ऊपर खड़े होकर बनाना। हाँ, ये तो आपका कारीगर बना रहा है, वो जितना मर्जी प्रोफेशनल है, वो शेप दे देगा, उसका वेट कहाँ पे फिनिश करना है, उसकी शेप कहाँ पे फिनिश करनी है, ये सारी चीजें आपने कारीगर को खड़े होकर बतानी। तो जब वो मैं एक बैट बनाता था या उसको बनवा रहा होता था, तो मेरा दूसरा काम गारमेंट्स का डिस्टर्ब होता था। तो उसकी वजह से मुझे अब दोनों में से चूज करना था कि यार एक काम मैं बंद करूंगा और एक काम मैं फोकस करूंगा। तो अब आपने साथ ये शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट? जी, अब हम ट्रांसपोर्ट भी काम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब न्याजी ग्रुप हो गया है। नहीं, ये चीमा ग्रुप ही रहते ज्यादा बेहतर है। चीमा एंड सन्स के नाम से है ना अभी ये चीमा ग्रुप ट्रांसपोर्ट के नाम से मैंने आपकी बिजनेस मेरा जो है वो स्पोर्ट्स का वो चले। ये मतलब आपने हमें आपसे ना मतलब बात करने का ये अंदाजा हुआ कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, इंसान को रुकना नहीं चाहिए, किसी जगह फंस नहीं जाना चाहिए, निकलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और आप जहां और हमेशा बेहतरी की तरफ इंसान को गामजन रहना चाहिए। तो बड़ा मतलब मुझे तो चीजें ट्राई करनी चाहिए। हाँ, लाइफ के अंदर मतलब मैं समझता हूँ कि खाली आपने क्रिकेट नहीं खेली, आपने खाली गवर्नमेंट जॉब नहीं की, आपने खाली स्पोर्ट्स के अंदर नहीं घुसे रहे, फिर बल्ले ही नहीं खाली बनाते रहे और इस जगह फंसे नहीं रहे। अब आप ट्रांसपोर्ट आगे, तो ट्रांसपोर्ट तो यार मतलब नून लीग का बहुत काम है ये। ट्रिप पे कब जा रहे हैं हम? ट्रांसपोर्ट अपनी है अब तो लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं उस टाइम हमके ड्यूटी पे होते हैं। इनका बड़ा मसला है, ये ट्रिप इन्होंने उसी दिन अरेंज किया हुआ जिस दिन हम नहीं मौजूद। यार कम से कम हारिस भाई आज सोशल मीडिया पे बता के जाए यार, कभी मरी तो नहीं, हमारे तो कोई बर्फ वाली जगह पे जरा ट्रिप होया, तो मौसम चेंज हो गया बर्फ वाला, तो खैर ऐसे ही जाके फ्रिज खोल लेते। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट ट्रिप हुए तो आप लोगों को जरूर, बल्कि पारिस तो एक दफा गया है शायद, पारिस तो हो गया आ चुका है। आपकी कमी हमें बड़ी महसूस नहीं, मैं चाहता हूँ कि यार अपने बंदे जितने भी है ना पुराने, मतलब उनके साथ एक होना चाहिए प्लान ऐसा। हमने तो बल्कि कोशिश भी की थी को क्रिकेट के हवाले से भी, लेकिन वो हर बंदा मसरूफ है, टाइम नहीं दे पाता, फिर हम लोग खुद मसरूफ है, मैनेज नहीं कर पाते। तो ये बड़ा मसला है। तो वरना तो एक यूनियन होना चाहिए। हम लोगों ने बड़ा इकट्ठे टाइम गुजारा है, जो सीनियर लोग हैं। जी बिल्कुल, मैं तो हमारा एक यूनियन होना चाहिए एक साथ। चलो आप कहीं कुछ साल में एक आधी दफा ही सही गेट टुगेदर करना चाहिए। सब माशाल्लाह सेटल्ड हैं, सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, तो ये इसमें कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा, इस बिजनेस में आपको क्या मजा आ रहा है या कोई मुश्किलात आई हैं इसमें अभी तक? क्योंकि ऊपर से देखने में तो बड़ा अच्छा नजर आता है कि यार गाड़ी अपनी है, खुद चला रहे हैं, या बंदे भी चलो रखे हुए हैं अगर, तो सब इजी सीन है जी, अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, इस काम में ना सबसे जो एक तो कोई काम भी आसान नहीं होता, काम कोई भी आप स्टार्ट करेंगे ना मुश्किल होगा। इसमें मुझे एडवांटेज ये है कि जब मैंने स्पोर्ट्स का मिसाल के तौर पे बल्ले की फैक्ट्री लगाई थी या गारमेंट्स का किया था, तो मुझे किसी मशीन की नो हाउ भी नहीं पता थी, मुझे उसकी अलिफ बे भी नहीं पता थी, और वो मुझे बहुत मुश्किल हुई। मैंने अपनी मतलब उसमें फाइनेंशियली भी मुझे लॉस हुआ उस चीज का, टाइम का बड़ा लॉस। मेरा सेटअप अगर चलना था मिसाल के तौर पे मार्च में, वो जाके चला अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त में मुझे सारी मैनेजमेंट, अगर मुझे इन चीजों का पता होता तो ये पहले से करके रखते, तो मैं पार्ट्स मंगवा के रखता, मुझे सारी चीजें, वो सारा बड़ा टाइम लगता था। जो ट्रांसपोर्ट है, ये अल्लाह ताला मेरी वाले साहब को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो इस बड़े पुराने चीज से वाबस्ता है। तो ना सिर्फ एक अच्छे ड्राइवर, बल्कि एक गाड़ी का पूरा वो इंजन पिंजन हर चीज, ना छोटी बड़ी, उन्होंने हर किस्म की गाड़ी चलाई है। ये एज था आपको पहले से ही। दूसरा, मैं खुद बड़ा अच्छा लाइसेंस होल्डर ड्राइवर हूं, तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं थी इस काम में। कभी आपको ड्राइवर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्राइवर भी रखे हुए हैं, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरा शौक है गाड़ी चलाना। सीधी बात, मैं गाड़ी खुद भी चला लेता हूँ, मैंने ड्राइवर्स भी एंगेज किए हुए हैं। तो जहाँ पे अच्छी आसानी हो, देखें आपको काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई है भी नहीं हेजिटेशन, जबरदस्त काम है जी, आपका अपना ओन बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। हम वीवीआईपी ऑफिसेज में भी बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 20 बंदे भी अपने साथ काम कराए हैं। गर्मियों में एसी, सर्दियों में हीटर, टेंशन टांग पे टांग रख के बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ी भी चला रहे हैं।
ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको हर चीज का प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। तो सही बात है यार, काफी कुछ आरएस भाई सीखने का मिला है आपसे, और बहुत शुक्रिया आपका आरएस भाई टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी, बुलाया। नहीं जी, कोई मसला नहीं है, बहुत अरसे से बुला रहे थे, लेकिन आपने जो हमारे साथ गेम किए ना, हाँ तो और वो करते करते रोजे आ गए। खैर, ये थे जी हमारे साथ आरएस चीमा साहब, क्रिकेट से लेकर बिजनेस तक ऑलराउंडर हैं, और हर एंगल से इन्होंने जिंदगी को देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। खैर, हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपको भी बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। खैर, मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक और लोकल हीरो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।